तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ड्यूका इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि नीट 2024 का पेपर आने वाला है। नीट 2024 का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है और केवल 8 महीने बचे हुए हैं अपने पास। अकॉर्डिंग टू एनटीए जो पेपर होगा वो 5 मई के आसपास होने वाला है। तो 8 महीने हमारे पास बचे, लेस देन 8 मंथ्स हो गए आज तो, है ना। तो 8 महीने से भी कम का टाइम हमारे पास बचा हुआ है और हमें ये सारे टोटल चैप्टर्स करने हैं। बच्चों के मन में कन्फ्यूजन चल रही होगी, ओल्ड एनसीईआरटी करें या न्यू एनसीईआरटी से करें, कैसे टाइम टेबल फॉलो करें, बैकलॉग कैसे खत्म करें ना। बेसिकली ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को बैकलॉग में भी आती है। तो आज हम पढ़ेंगे कि नीट 2024 की प्लानिंग कैसे करेंगे। अभी से आप प्लानिंग करोगे तो इट इज पॉसिबल है कि हम आगे अच्छा कर सकें। तो सबसे पहली चीज, कोई भी चीज जब हम स्टार्ट करते हैं ना, तो हमें टारगेट बनाना पड़ता है कि भाई हमारा टारगेट क्या, हमें अचीव क्या करना है लाइफ में। आप सपोज करो, यदि आपको किसी माउंटेन को क्लिम करना है तो आप ये टारगेट अचीव करके चलोगे ना कि भाई मेरा ये टारगेट है, मुझे यहाँ तक जाना है। ठीक है, किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मुझे जाना है, दिस इज माय टारगेट। तो हम क्या यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं, टारगेट डिस्कस करेंगे कि हमारा टारगेट क्या है, कितने मार्क्स हमें अचीव करने हैं। ठीक है, तो टारगेट हम पहले अचीव करते हैं। सबसे पहली चीज, हमारे जो डी डे है, यानी कि जिस दिन नीट पेपर लेने वाला है, कंडक्ट करने वाला है, दैट इज 5 मई। 5 मई जो है मेरा डी डे है, 5 मई को पेपर होने वाला है नीट का। ठीक है, और आसपास मान लो, ये तो टेंटेटिव है, यदि कोई भी रिसफलिंग हुई तो इसी के आसपास होगा। तो 5 मई यानी कि लेस देन 8 मंथ्स बचे हुए हैं, 8 महीने से भी कम का टाइम बचा हुआ है। और ये बात जान लो कि 8 महीने तो बहुत हो गए, मैं तो कहता हूँ आपके पास 7 महीने बचे हुए हैं। और मैं यहाँ पे प्लानिंग 6 महीने की करूंगा, फैब की प्लानिंग करूंगा, बिकॉज मुझे पता है 2 महीने आपको रिवीजन में मॉक्स में लगेंगे। ठीक है, तो अभी से बच्चों कोई छुट्टियां मत बनाना, ना दशहरे की, ना दिवाली की, ना ईद की, ना न्यू ईयर्स की, बिकॉज पूरा फोकस आपको करना है, तभी टारगेट अचीव हो पाएगा। टारगेट इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले, कि हमें अचीव क्या करना है लाइफ में। आपको अचीव क्या करना है ये जरूरी है, तभी तो आप उसके लिए मेहनत कर पाओगे। ठीक है, तो आप डॉक्टर्स की, हाँ डॉक्टर आपको बनना है, तो उसके लिए आपको कितने मार्क्स लाने चाहिए, आपको 2023 के पेपर्स देख के और रिजल्ट देख के समझ में आ गया होगा, एनालिसिस करके, कि भाई इतने मार्क्स मुझे लाने होंगे तभी मेरा कुछ हो सकता है। तो टारगेट क्या है मेरा, 680 मार्क्स का टारगेट है। 680 मार्क्स का टारगेट आप मिनिमम मान के चलो। इस साल के आप कट ऑफ को देखते हुए 680 मार्क्स, कई सारे लोग जो हैं अभी अवेलेबल होंगे जो कह रहे होंगे 650, ओबियसली मैं मानता हूँ, ठीक है। बट फिर भी मैं मानता हूँ 680 का टारगेट लेके चलो, ताकि आप ऊपर नीचे यदि, है ना, 20-25 मार्क्स भी रहे, कुछ पेपर टफ आ गया है ना, केमिस्ट्री का या नए पैटर्न पे आ गया, तो आप क्या करोगे, फिजिक्स का या बायो का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके टारगेट को 680 मार्क्स को लेके चलते हैं। उसके बाद 3 सेक्शन है हमारे, है ना, बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का। बायोलॉजी में मिनिमम 350 मार्क्स, ये तो आसान है, आपको पता है बायो में 350 मार्क्स आपके आ सकते हैं, है ना। बायो में ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को होती नहीं है, कि डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं बुक से, एनसीईआरटी से। फिजिक्स में 160 मार्क इंपॉर्टेंट है लाना आपको, है ना। तो फिजिक्स जनरली नीट के बच्चों का वीक होता है ना। उसकी भी मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा कैसे आप फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करोगे ताकि आपके 160 मार्क्स आ सके, है ना। तो फिजिक्स में आपका 160 मार्क्स आपको आने चाहिए मिनिमम। ठीक है, और आ सकते हैं, नीट में उतने टफ क्वेश्चन भी नहीं होते। आप यदि मॉक्स लगाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे, शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना, तो फिजिक्स में इजिली 160 मार्क्स आपके आ सकते हैं। केमिस्ट्री में 170, मैं खुद केमिस्ट्री का टीचर हूँ और मैं केमिस्ट्री बच्चों को मेनली पढ़ाता हूँ। तो केमिस्ट्री में 180 मार्क्स तो आपके आने की पूरी गुंजाइश होती है। बट फिर भी मान लो कि कई किसी बच्चे का इनऑर्गेनिक वीक होता है, किसी बच्चों का ऑर्गेनिक या फिजिकल वीक होता है, फॉर्मूले याद नहीं होते, है ना। 170 मिनिमम आने चाहिए, ये प्रैक्टिस से आपके आ जाएंगे। ये मैं आपको प्रैक्टिकली आज के लेक्चर में भी मैं इस टॉपिक को तो बहुत अच्छे से डील करने वाला हूँ, आज के इस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कैसे केमिस्ट्री में आपके 170 प्लस आ सकते हैं। ओवरऑल हमें कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, ओवरऑल हमें 680 मार्क्स लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो 680 मार्क्स हमें आने चाहिए। इसके लिए हमें बायो में 350 का टारगेट लेके चलना है, फिजिक्स में 160 प्लस का टारगेट लेना है, और केमिस्ट्री में 170 प्लस तो आने ही आने चाहिए। ये मेरा टारगेट है 680 मार्क्स का, 680 नंबर लाने का ये मेरा टारगेट है। अब ये आएगा कैसे, सर आपने ये तो बता दिया कि ये टारगेट हमें अचीव करना है, बट ये टारगेट हम अचीव करेंगे कैसे। 680 मार्क्स का टारगेट आप कैसे सर अचीव करोगे, इतना इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। तो 680 मार्क्स का टारगेट आपको अचीव करने के लिए कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये 680, है ना, कैसे करोगे, पहले तो हमने लक्ष्य तय कर लिया कि हमें भाई 680 मार्क्स लाने हैं।
एक बार ये पता चल गया कितने मार्क्स लाने हैं, अब कैसे लाने हैं इसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, उसकी प्लानिंग करेंगे। सबसे पहले हमें क्या क्या करना है, हमें ये देखना पड़ेगा भाई मटेरियल क्या क्या है, क्या पढ़ना है, समझो। यानी कि हमने पहले टारगेट अचीव कर लिया कि हमारे पास टारगेट कितना है, इतने मार्क्स हमें लाने हैं बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री में, इतने बाइफरकेट करके, तभी हमारा कुछ हो सकता है। उसके बाद हमने क्या करा, टोटल चैप्टर्स कितने हैं ये सोच के चलते हैं। अब आती है मुद्दे की बात। कई सारे स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होती है कि ओल्ड एनसीईआरटी पर है एंड न्यू एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछेगा। देखो भाई, मैं आपको बताता हूँ क्या होने वाला है या क्या होगा, ये किसी को नहीं पता, बट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। देखो, किसी को नहीं पता, एनटीए ने कोई नोटिफिकेशन नहीं डाला है कि वो ओल्ड एनसीईआरटी नहीं न्यू एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे उल्टा इंटरचेंज हो गया, आई बिलीव दिस इज 96 एंड दिस इज 79, प्लस माइनस कुछ हो सकता है ना। 98 चैप्टर्स के अराउंड इसके अंदर होंगे। ठीक है, बट ठीक है, मैं कहने का मतलब है कि ओल्ड एनसीईआरटी से ज्यादा चैप्टर है, न्यू एनसीईआरटी से कम चैप्टर। ठीक है, मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ तो मुझे पता है केमिस्ट्री में बहुत सारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी कट ऑफ हो चुकी है ना। क्लास 12 में मेटलर्जी हट गई है ना, पी ब्लॉक एलिमेंट हट गया आपका। ठीक है, तो अपने के जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर थे ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सारे हटा दिए इन्होंने। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इसीलिए इस बार ना बच्चे के मन में ये कंफ्यूजन होता है कि सर ओल्ड एनसीईआरटी पर है कि न्यू एनसीईआरटी पर है। इसमें मैं आपको बच्चों एक चीज इंपॉर्टेंट बताऊंगा कि देखो, एनटीए ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं करा है, मतलब मुझे सारे पढ़ने पड़ेगी जब तक एनटीए का नोटिफिकेशन नहीं आता। बट सपोज करो आपने सारे पढ़ लिए, 96 पढ़ लिए टोटल चैप्टर्स, और बाद में एनटीए का नोटिफिकेशन दिसंबर में आ रहा है, तो फिर आपका वेस्ट हो जाएगा ना। ठीक है, इसीलिए आप ये दिमाग में रखो कि आप दिसंबर तक ये 79 जो न्यू एनसीईआरटी के चैप्टर्स है ना उसको कंप्लीट करो। समझो मेरी बात, मैं क्या समझा रहा हूँ, मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि अप टिल टिल दिसंबर ये जो न्यू एनसीईआरटी के चैप्टर हैं इसको कंप्लीट करना है। दिसंबर तक आपको ये कंप्लीट करना है। ठीक है, उसके बाद 1 महीने का टाइम बचेगा, फिर हम ओल्ड एनसीईआरटी के चैप्टर्स करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि पहले तो भाई न्यू एनसीईआरटी कर लो, बिकॉज यदि दिसंबर तक एनटीए नोटिफिकेशन डाल दिया कि भाई न्यू एनसीईआरटी से आएगा तो आपका तो सिलेबस कंप्लीट होगा, आपको ओल्ड आपने पढ़ा ही नहीं है। बस सपोज करो एनटीए ने कुछ नहीं बोला तो अब ओल्ड से भी आ रहा है, तो फिर 2 महीने में आप ओल्ड पढ़ लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपकी। यदि मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर आपके ऐड हो जाएंगे, है ना। जो भी हमारे मेटलर्जी है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये सारे ऐड हो जाएंगे, है ना। आपके पॉलीमर्स है ना, बायोमोल्स है, पॉलीमर्स ऐड हो जाएंगे आपके, है ना। और आपके केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ ऐड हो जाएगा, है ना। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपको अच्छे स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, सॉलिड स्टेट ऐड हो जाएंगे, तो ये ओल्ड एनसीईआरटी से ऐड हो जाने वाले हैं। केमिस्ट्री की मैं बात करता हूँ। ठीक है, सिमिलरली आपका फिजिक्स और बायो का भी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ओल्ड एनसीईआरटी जो है हमें नहीं अभी फॉलो करनी, हम न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे अब टिल टिल दिसंबर तक। तो नवंबर दिसंबर तक आप उन सारे चैप्टर को अच्छे से करने हैं जो कि न्यू एनसीईआरटी में गिवन है। ओल्ड एनसीईआरटी को हमें उसके बाद करना, छोड़ना नहीं है। यदि उन्होंने नहीं पूछा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, उन्होंने नोटिफिकेशन नहीं दिया तो इसको भी नहीं छोड़ना, तो इसको है ना दिसंबर के बाद करना है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ आपके लिए, टिल दिसंबर आपको ये करना है, और फ्रॉम दिसंबर से आपको क्या करना है, ओल्ड एनसीईआरटी करना है। तो जो चैप्टर आपके बच रहे हैं ना, ठीक है, वो सारे के सारे 17-18 चैप्टर जो आपको बच रहे हैं वो सारे के सारे आपको किससे करने, 17-19 जो भी चैप्टर आपको ओल्ड एनसीईआरटी बाद में करना है। पहले आपको न्यू एनसीईआरटी से जितना है सारा कंप्लीट करके हटाना पड़ेगा। ठीक है, करना पड़ेगा। चलो, तो हमने तो ये देख लिया कि भाई मैं ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी के मैंने चैप्टर्स कर ली, इतने मेरा टारगेट है भाई, इतने चैप्टर्स मुझे दिसंबर तक 79 चैप्टर करना है। ये 79 चैप्टर मेरा होना चाहिए, उसके बाद हम ओल्ड एनसीईआरटी के चैप्टर्स करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा टोटल, मेरे पास क्या करना है मुझे ये पता चल गया। तो हमने पहला, दोबारा बता दो, हमने पहले टारगेट देखा, मेरा टारगेट कितना है, मेरा टारगेट 680 मार्क्स का है। उसके बाद हमने क्या देखा कि भाई हमें कितने कितने चैप्टर कर रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। कहने का मतलब है कि आप कहाँ एग्जिस्ट करते हो। देखो, हमारे पास कितना टाइम है, 8 महीने का टाइम नहीं है, ओनली 6 मंथ है। बिकॉज आप याद ये जान लो कि आपके पास अभी से सितंबर तो चला गया, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है, मार्च एंड अप्रैल। तो आप एक बात बताओ, यहां से हमें ये पता चल रहा है इस चार्ट से
एक बार देख के कि भाई सितंबर तो अब चला गया, आधा सितंबर तो बीत गया, अब आधा सितंबर बचा हुआ है हमारे पास। तो यानी कि टोटल कितने, 7.5 महीने बचे। उसमें से आप ये मान लो कि हमारे पास अभी फेब तक का टाइम है, मतलब कि 1 2 3 4 5, 5.5 महीने। तो 5.5 मंथ, तो 5.5 मंथ, यहाँ मैंने 6 मंथ लिखा है, मैं यहाँ पे 5.5 मंथ करूंगा, बिकॉज हम हमारे पास 5.5 महीने ही बचे हुए। तो 5.5 मंथ में आपको ट्राई करो कंप्लीट, मैं ये नहीं कह रहा कंप्लीट कर लो, मैं कह रहा हूँ टारगेट रखोगे। यदि मान लो सिलेबस 80% कंप्लीट हुआ आपका, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, 20 ही बचा ना, उसको हम रिमेनिंग में कर लेंगे। बट ट्राई करो कि 5.5 मंथ में आपका ये जो सिलेबस है वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। और मार्च और अप्रैल में आपको क्या करना है, मार्च और अप्रैल में हम क्या करेंगे, केवल और केवल मॉक्स रिवीजन, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन इज की, और पीवाईक्यूज वगैरह जो हमने करे थे उसका रिवाइज करेंगे, है ना। ये हम किस में करेंगे, मार्च और अप्रैल में, रिग्रेस रिवीजन के तौर पे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आ गई कि भाई हम एग्जिस्ट कहाँ करते हैं, हमने अभी तक क्या पढ़ा है, हमें कितना आता है, ये कैसे पता चलेगा, ये कैसे पता चलेगा कि आपको आगे और क्या पढ़ना है, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है, सपोज करो मुझे किसी पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करना है, उसके लिए मुझे पहले ये जानना पड़ेगा कि मैं कहाँ एग्जिस्ट करता हूँ, मुझे कितना आता है ना। जैसे मेरे पास 5.5 महीने हैं या 7.5 महीने हैं मान लो, तो मुझे पहले ये जानना पड़ेगा कि अब तक मुझे क्या आता है और मुझे अभी कितना और काम करना है, तभी जाके हम टारगेट अचीव कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक टेबल बना लेंगे, सबको अभी टेबल बनाना है, यदि जिन बच्चों का ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि उनको ये नहीं पता कहाँ पे क्या कब करना है। तो हमने पहले टारगेट देख लिया कि हमारा टारगेट क्या था, टारगेट के बाद हमने ये देख लिया कि हमें क्या क्या कितने चीज पढ़नी है, कितने चैप्टर पढ़ने हैं। उसके बाद अगला स्टेप आता है, हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं ये कैसे पता चलेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस करनी पड़ेगी कि भाई कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, कहाँ हमें और मेहनत करनी है, किस टॉपिक पे। इसके लिए मैं अपने स्टूडेंट को हमेशा बोलता हूँ कि एक टेबल बनाओ आप, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, तीनों क्लासेस का एक टेबल बनाओ। उस टेबल के अंदर एक सारे चैप्टर्स को आप लिख दो। जैसे कि मान लो कि यदि केमिस्ट्री के अंदर अपना मोल कॉन्सेप्ट है ना, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हो गया अपना, है ना, उसके बाद अपना केमिकल बॉन्डिंग, ये सारे चैप्टर आप इसमें लिख दो। सिमिलरली फिजिक्स में अपना वेक्टर्स हो गया ना, काइनेमेटिक्स हो गया, सारे चैप्टर लिख दो। तो सारे चैप्टर का नोट्स एक बार सारे चैप्टर आपने लिख दिया, सपोज करो मैंने यहाँ पे लिख दिया आपका, मैंने यहाँ पे चैप्टर लिख दिया आपका केमिकल बॉन्डिंग, एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। और उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग सारे चैप्टर मैंने लिख दिए। तो मान लो मैंने केमिकल बॉन्डिंग पहले लिखा है, अब मैं बोलूंगा क्या केमिकल बॉन्डिंग के मैंने लेक्चर है मेरे पास, लेक्चर होंगे तो नोट्स भी होंगे ना, तो लेक्चर प्लस नोट्स तो हमारे पास होंगे ही होंगे। तो हम जब केमिकल बॉन्डिंग देखेंगे तो हम क्या देखेंगे कि भाई केमिकल बॉन्डिंग का क्या लेक्चर मैंने देख रखा है, या क्या लेक्चर, यदि ऑनलाइन स्टूडेंट हो तो ऑनलाइन देखा होगा, यदि कोई स्टूडेंट जो है वो ऑफलाइन पढ़ता होगा किसी बड़े इंस्टीट्यूट में तो वहां पे देखे होंगे उन्होंने। तो केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर क्या हमारे पास है, क्या हम पता है, हमें देखा है हमने, हाँ केमिकल बॉन्डिंग देख रखा है, हम केमिकल बॉन्डिंग पे टिक मार्क लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि इसका लेक्चर हमें पता है। अच्छा, ये बात आपके टीचरों ने, जिन्होंने पढ़ाया होगा आपको, जिन टीचर से आप पढ़ते होगे, जो आपको अच्छे लगते होंगे, उन्होंने ये आपको बोला होगा शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए। मैं तो हमेशा अपने स्टूडेंट को बोलता हूँ, जो नहीं बनाता शॉर्ट नोट्स में तो गुस्सा भी होता हूँ। तो शॉर्ट नोट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या आपने उस चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बनाया है, शॉर्ट नोट्स का मतलब है कि भाई आपके पास जो आपने लेक्चर देखा है, उस लेक्चर में से, क्योंकि वो लेक्चर तो मान लो आपको 40 50 60 पेजेस में पढ़ाया होगा, उसने डिटेल में पढ़ाया होगा, उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है ना, जैसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हो गए, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हो गए, उसको आप एक पेज में लिख देते हो ताकि रिवाइज कर सको, ये इंपॉर्टेंट है ना। बाकी चीजें तो आपने पढ़ रखी है पहले से। तो शॉर्ट नोट्स क्या बना हुआ है, बनना चाहिए, सारे टीचर बनवाते हैं, आई थिंक आपके टीचरों ने भी बोला होगा। बिकॉज क्या होता है कि सपोज करो 80 चैप्टर्स हैं टोटल, और लास्ट में यदि आपके 80 चैप्टर्स के 100 या 120 या 150 पेजेस में नोट्स मान लो बने हुए, शॉर्ट नोट्स कह रहा हूँ मैं, तो उसको रिवाइज कितनी जल्दी आप कर सकते हो पेपर से पहले। अदरवाइज बता, सोचो कितना टाइम लगेगा आपको करने के लिए, है ना। 250 पेज में मान लो बने हुए, तो 250 पेज तो रिवाइज कर लोगे आप।
है ना। और वही मान लो आप 150 चैप्टर्स 80 चैप्टर्स आप रिवाइज करते हो, तो कितना टाइम लगेगा आपको? 2000 3000 4000 पेजेस रिवाइज करने में। ठीक है, तो इसलिए शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट है। तो केमिकल बॉन्डिंग आपने क्या लेक्चर देख रखा है, नोट्स बना रखे हैं टीचर ने जो बताया है। क्या शॉर्ट नोट्स हैं आपके पास? सपोज करो शॉर्ट नोट्स हैं, नहीं है तो उसको बना लेंगे। कोई बच्चा कहता है तो ठीक है, जिन बच्चों का नहीं है ये शॉर्ट नोट्स उनको बनाना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, 1 दिन पढ़ोगे तो बन जाएगा वो, क्योंकि रिवाइज ही करना है। उसके बाद खुद ही इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता लगेगी। उसके बाद क्या आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है? ये इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी से क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो क्या आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर की? आप बोलोगे हाँ जी सर पढ़ रखी है। यदि नहीं पढ़ रखी तो क्रॉस लगा देना, पढ़ रखी है तो टिक लगा देना। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है? क्या आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना रखे हैं? आप बोलोगे हाँ सर बना रखे हैं। क्या आपने इसके मॉक्स दे रखे हैं? नहीं सर मॉक्स नहीं दिए। ये आपका एक चार्ट बन जाएगा। अब आप इसमें से ये पता लगा पाओगे कि सर मैं कहाँ लैग करता हूँ। सपोज करो अगला चैप्टर मैं उठाता हूँ, मान लो मैं उठाता हूँ हेलो अल्केन्स का, और मैं बोलता हूँ क्या हेलो अल्केन्स में आपके लेक्चर हैं? तो आप बोलोगे सर हेलो अल्केन्स लेक्चर मेरे पास है ही नहीं, मैं क्लास ही नहीं मिस कर गया था, देखा ही नहीं मैंने। शॉर्ट नोट्स भी नहीं होंगे तब, और इसमें तो भाई लेक्चर नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा, है ना भाई। तो आप क्या करोगे? हेलो अल्केन्स के लेक्चर को कंप्लीट करोगे, है ना। मैं हमेशा बोलता हूँ अब जो टाइम है, कई बच्चे कई टीचर ये बोलते हैं कि अभी जो है बिल्कुल ही क्या करना है अपने को, जो कि मैंने यहाँ बोला हुआ भी है कि अवॉइड करना है वन शॉट वीडियोस को। बिल्कुल आप अवॉइड करो, आप सब फुल लेक्चर देखो उसके कॉन्सेप्चुअल के लिए। बट जो बैकलॉग आपका रह रहा है, जिसका आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा, उसके देख के आप रिवाइज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो बैकलॉग को वहां से कंप्लीट करो। तो मान लो ये मेरा बैकलॉग था, इसको तुरंत कंप्लीट करना है जैसे आपको पता लगा, तो आप इसके लेक्चर देख लोगे, इसके शॉर्ट नोट्स बना लोगे लेक्चर देखने के बाद, एनसीईआरटी पढ़ लोगे, और पीवाईक्यू करना है, मॉक्स लगाने हैं अपने को। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। अब मैं बताऊंगा कैसे प्रैक्टिस करनी है, मैं वो भी बताऊंगा। तो पहले ये समझो कि हम एक टेबल बनाएंगे। तो हमने केमिकल बॉन्डिंग लिख लिया, हमने हेलो अल्केन्स लिख लिया। सपोज मैं फिजिकल में लिखता हूँ, आपके लिए फिजिकल में एक चैप्टर लिखता हूँ, मान लो केमिकल काइनेटिक्स लिखता हूँ, केमिकल काइनेटिक्स। तो इसका भी चार्ट बना दोगे आप कि हाँ सर लेक्चर इसके मेरे पास नहीं है ना। ठीक है, यदि किसी बच्चे ने कर रखा है लेक्चर तो हाँ सर लेक्चर है, नोट्स हैं, एनसीईआरटी नहीं पढ़ा हमने, पीवाईक्यू नहीं किया हमने, मॉक्स भी नहीं दिया हमने, है ना, केवल लेक्चर और नोट्स बना के आ गए। तो इसमें आप क्या करोगे इसके बाद? जैसे आप इस चैप्टर को, सारे चैप्टर का आपने लिख लिया, आपको पता लग गया कि हाँ इसमें मुझे एनसीईआरटी पढ़नी है। आपको टाइम टेबल अपना बनाना है कि मुझे इस दिन, हफ्ते के इस दिन मुझे एनसीईआरटी इसकी पढ़नी पड़ेगी अच्छे से। एनसीईआरटी पढ़ो, उसके मार्जिन पे नोट्स बनाओ जो इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई है, लेक्चर में जो नोट्स बनाए उसे मिलाओ कि क्या चीजें मुझे इंपॉर्टेंट लग रही है। उसके बाद उसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करो, ताकि ये एनालिसिस हो सके कि कितना मुझे आता है, और फिर मॉक्स देना है। ठीक है, मॉक्स वाला सेक्शन ये आपकी कन्वीनियंस पे है, यदि आपको टाइम है तो मॉक्स दो, नहीं है तो फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करो। ये आपने एक टेबल बना लिया। अब इस टेबल की हेल्प से आपको ये पता लग गया कि भाई कौन सा पोर्शन मेरा स्ट्रांग है और कौन सा पोर्शन मेरा वीक है। स्ट्रांग और वीक पोर्शन आपको पता चल गया। इस टेबल की हेल्प से आपको ये पता लग गया कि किस चैप्टर में आपने कितना काम करना है। किसी चैप्टर का लेक्चर ही नहीं आपने देखा है तो नोट्स और एनसीईआरटी तो पढ़ा ही नहीं होगा, या केवल एनसीईआरटी पढ़ लिया आपने, लेक्चर नहीं देखा, तो उस चैप्टर का आपको लेक्चर जो है या तो वन शॉट वीडियो से देख लो। मैं बार बार बोलता हूँ अवॉइड करो वन शॉट वीडियो। बट जो बैकलॉग आपका यदि ज्यादा है तो आप उसको कंप्लीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी देखो, पढ़ो अच्छे से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो कि कितने हो रहे हैं। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद जैसे आपने पी ब्लॉक एलिमेंट है, और पी ब्लॉक एलिमेंट मान लो कि बैकलॉग वाला है, मान लो सपोज करो कि पी ब्लॉक एलिमेंट है जो कि मेरा नया एनसीईआरटी में, जो ओल्ड एनसीईआरटी में है ना। तो ओल्ड एनसीईआरटी में जो पी ब्लॉक एलिमेंट है उसके लेक्चर देखो वन शॉट में, है ना, शॉर्ट नोट्स बनाओ, एनसीईआरटी पढ़ो कि क्या इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स वगैरह है। ठीक है, तो एनसीईआरटी पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के ट्राई करो कि कितने क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं, ठीक है, कितने नहीं हो पा रहे, और उसके एक्सप्लेनेशन भी देखने हैं, ताकि आपको समझ में आए कि क्या सोचने का तरीका है ना, क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और मॉक्स उसके बाद हो सके तो लगाओ, ताकि आपको पता लगे आप कहाँ एग्जिस्ट करते हो। आपने ये टेबल बना लिया, आपको ये पता लग गया। अब देखो अगली चीज, शॉर्ट नोट्स जरूर बनाने हैं। मैंने क्या बोला, ये टेबल के अंदर एक कॉलम है शॉर्ट नोट्स का, इस टेबल के अंदर एक कॉलम है शॉर्ट नोट्स का। ये इंपॉर्टेंट कॉलम है दोस्तों, ये कॉलम आपको रिवीजन करने में बहुत हेल्प करेगा। तो शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट है बनाना, इसके बिना क्या होगा, आपकी रिवीजन नहीं हो पाएगी।
तो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, आपको क्या करना है, एक A4 साइज पेपर लेना है। क्या करना है आपको दोस्तों, एक A4 साइज पेपर लोगे। यहां से मैंने क्या करा, एक A4 साइज पेपर ले लिया। A4 साइज पेपर में मैंने क्या करा, इंपॉर्टेंट चीजें लिखनी स्टार्ट कर दी। जैसे मान लो कि मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, तो मैंने फराडे लॉ लिख दिया, है ना। फराडे लॉ लिखने के बाद हमने बात करी फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ लिख दिया, है ना। उसके बाद हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बीच में डिफरेंस वगैरह लिख दिया हमने। फिर गैल्वेनिक सेल लिख दिया हमने। फिर नॉस्ट इक्वेशन लिख दिया, ठीक है, डेल्टा जी माइनस एन एफ ई नॉट सेल, है ना, ये सब लिख दिया पूरा। उसके बाद हम कंडक्टिविटी पे आ गए, है ना, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो सारे फॉर्मूले मैंने इसमें लिख दिए। और कुछ इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्चुअल हैं सब्जेक्ट, उनको भी लिख दिया। मान लो कि किस आयंस की मूवमेंट ज्यादा होती है, वो भी लिख दिया मैंने। तो मुश्किल से 1 या 2 पेज में आपका A4 साइज में पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स आपका आ जाएगा। जैसे केमिकल बॉन्डिंग करना है तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, हाइपोवेलेंट क्या होता है, ठीक है, हाइपरवेलेंट क्या होता है, ये सारी चीजें आपने लिख दी। समझ में आया, तो 2-3 पेजेस के अंदर आपका शॉर्ट नोट्स हो जाता है। शॉर्ट नोट्स बहुत अच्छे से लिख करना है आपको, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स बनाओ। फुल चैप्टर्स आपको अभी जो नया चैप्टर पढ़ रहा है उसमें पूरा वीडियो देखना है दोस्तों, फुल वीडियो लेक्चर देखना है ताकि कॉन्सेप्ट बिल्ड हो सके। समझ में आया। बट यदि बैकलॉग आपका ज्यादा है, ऐसे भी स्टूडेंट हो सकते हैं जिनका बैकलॉग ज्यादा होगा, बीमार हो गए होंगे, तो लेक्चर मिस हो गया होगा, उनके 5-6 चैप्टर 7 चैप्टर 8 चैप्टर जो है बैकलॉग के रह रहे होंगे। बिकॉज उन्होंने क्या, कुछ बच्चे बीमार हो जाते हैं, है ना, बिकॉज बीमारी का सीजन चल रहा है, हाई फ्लू होता है, बहुत बहुत सारे बच्चों को वायरल हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, उनके लेक्चर्स रह जाते हैं। उन बच्चों को क्या करना है, घबराना नहीं है, आपको वन शॉट वीडियो देखना है और उसके नोट्स बनाने हैं। वन शॉट वीडियो देखो, नोट्स बनाओ, और उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चंस को बनाओ, एनसीईआरटी को पढ़ो और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओ। इतना करो, बैकलॉग आपका कंप्लीट होता जाएगा। ठीक है। फुल लेक्चर देखना है हमें कॉन्सेप्ट के लिए, फुल लेक्चर देखना है हमें किसके लिए, कॉन्सेप्ट के लिए, नए चैप्टर्स की, है ना। ज्यादा बैकलॉग में आपको देख सकते हो, ठीक है, ज्यादा बैकलॉग में, इफ मोर बैकलॉग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, इफ मोर बैकलॉग दे कैन वॉच वन शॉट। समझ में आया आपको, क्लियर है यहाँ तक। चलो अब देखो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपने ये देख लिया कि आपका कितना बैकलॉग है, कितना आपको लेक्चर देखना है, उसको कैसे कंप्लीट करना मैंने आपको सिखा दिया। अब देखो क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करोगे, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, चाहे वो मॉड्यूल आपको मिले हो, है ना, चाहे क्वेश्चन बैंक हो, कैसे प्रैक्टिस करोगे उसको। तो मैं ऐसे किसी बुक के बारे में नहीं बोलता कि कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए, वो आपकी मर्जी, आप कैसी कौन सी बुक फॉलो करो, बट एनसीईआरटी जरूर पढ़ना, मैं इतना बोलूंगा। एनसीईआरटी पढ़ना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये दोनों तो भाई इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, प्लस पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ में आया। अब प्रैक्टिस कैसे करनी है क्वेश्चन को, मैं बोल रहा हूँ 200 मिनिमम बायो के क्वेश्चन को डेली प्रैक्टिस करना है। 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको डेली करनी पड़ेगी, 100 केमिस्ट्री के लिए, 100 फिजिक्स के लिए। अब कैसे प्रैक्टिस करोगे ये समझाता हूं आपको, कैसे, हाउ टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन, हाउ टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन, हाउ टू, क्वेश्चंस को कैसे प्रैक्टिस करोगे ये समझो आप। मैं कह रहा हूं, मान लो कि आपको केमिस्ट्री के या फिजिक्स के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपने सॉल्व करना स्टार्ट किया। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 10। आपने इतने सारे क्वेश्चंस लिख लिए, इसे मान लो ये आपके मॉड्यूल में, बुक में या पीवाईक्यू में ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं। आपने इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करा, आपने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो जो क्वेश्चन हो रहे हैं ना उसमें टिक लगाते जाओ। जैसे एक पहला हो गया, दूसरा हो गया, मान लो तीसरा क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ, तो जो क्वेश्चन नहीं हुआ मेरे से उसमें क्या लगाना है, स्टार लगाना है, ठीक है। फिर हमने क्या करा, फिर आगे बढ़ेंगे, तो हमें फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, मान लो मुझे 6 नहीं हो रहा, तो 6 में क्या लगा देंगे, स्टार लगा देंगे। 7 नहीं हो रहा, तो 7 में हम क्या लगा देंगे, स्टार लगा देंगे।
समझ में आया? जो क्वेश्चन हो रहा है उसमें टिक लगाना है, ठीक है? टिक का मतलब क्या है? सॉल्व्ड, हमने सॉल्व कर लिया, यानी कि इजी है ये हमसे सॉल्व हो गया। और स्टार का मतलब क्या है? स्लाइटली डिफिकल्ट, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब क्या करोगे आप? स्टार वाले को एक बार और देख लो, एक बार और देख लो स्टार वाले को। स्टार वाले को जब एक बार आप और देखोगे ना, तो मान लो आपने आपके पास 1 2 3 स्टार वाले क्वेश्चन है, एक बार और प्रैक्टिस करने का ट्राई करो, तो एक क्वेश्चन तो 3 में से हो जाना चाहिए ना, ज्यादा दिमाग लगाओगे तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन हो जाए आपसे और ये दोनों ना हो। तो जो ना हुए ना दोबारा, उसमें डबल स्टार लगा दो। मतलब डबल स्टार का मतलब है डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। अब आप क्या करोगे? इस क्वेश्चन को अपने टीचर से पूछोगे। आस्क टीचर्स, आप अपने टीचर से पूछो, डाउट पूछो, ऑनलाइन पूछो, कोई नहीं मिल रहा हमसे पूछो, कमेंट सेक्शन में पूछो, सर ये डाउट है, हम बता देंगे आपको, है ना? तो ये डिफिकल्ट जो है आपको उसको टीचर से पूछना है। अब क्या करना है? सपोज करो आपने ऐसे ऐसे करके 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है, 100 में से सपोज करो 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपने स्टार लगाए हैं और उसमें से 15 में डबल स्टार लगा दिए। तो 15 क्वेश्चन आपको दोबारा जब रिवाइज करोगे 1 महीने के बाद, तो वो 15 क्वेश्चन ही करने हैं, बिकॉज ये टिक लगे हुए क्वेश्चन आपसे सारे हो जाएंगे। इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज ये पहली बार में आपने खुद से करा है। कई बच्चे क्या करते हैं, दोबारा से सारा क्वेश्चन लगाते हैं, टाइम वेस्ट है वो। आप केवल वही क्वेश्चन को कर रहे हो जो स्टार मार्क के हैं, जो डिफिकल्ट लगे आपको पहली बार में, उसी को रिवाइज करना है। ये रिविजन पर्पज के लिए है। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का तरीका है। 100 बायो क्वेश्चन, 100 केमिस्ट्री के क्वेश्चन, 100 फिजिक्स के और 200 बायो क्वेश्चन, ये करने अपने को। प्लस नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा लो कि आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है, 10 से 12 बार प्रैक्टिस करनी है। आपको नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इस साल 2023 में भी बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो इसीलिए इनको भी करना है। ये रिपीट होते हैं दोस्तों, और इनके एक्सप्लानेशन को भी देखना है। इनके एक्सप्लानेशन को देखना है कि कैसे क्वेश्चन को हमें डील करना है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों? इसके बाद मॉक्स को सॉल्व करना टाइम टू टाइम, और एक अपना अच्छे से फाइल बना लेना जिसमें मॉक्स के सारे सॉल्यूशंस और आपके अवेलेबल हो सारे क्वेश्चंस, ताकि उसको आप रिवाइज कर सको। ठीक है दोस्तों? तो याद रखना, ये सारी चीजें आपको हेल्प करेगी। सारे के सारे सिस्टम आपको समझ में आना चाहिए, कैसे आपको डील करना है क्वेश्चंस को। ठीक है दोस्तों? तो ठीक है, मिलते हैं नीट 2024 के अगले स्ट्रेटेजी और अगले टॉपिक के साथ। तो फॉलो करो इसको।